નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું હર્ષ પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો હર્ષની વાત. હર્ષની વાતમાં આજથી આપણે એક નવા પ્રકરણની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે માર્મિક મુલાકાત. માર્મિક મુલાકાતમાં આપણે ગુજરાતની અને ભારતભરની રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રના મહાનુભાવોને મળવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તેમની પાસેથી જનતાના પ્રશ્નો જાણીશું, તેમના મંતવ્યો જાણીશું અને યુવાનો અને વડીલોને કામ લાગી શકે, ગુજરાતના લોકોને કંઈક માહિતી મળી શકે એવી મુલાકાતો, અર્થસભર મુલાકાતો કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો આજે આપણે એક એવી રાજકીય અને સામાજિક વ્યક્તિત્વની મુલાકાત કરવાની છે, જેને 19 વર્ષની ઉંમરથી ગુજરાતની રાજનીતિમાં પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર શરૂ કરી દીધું છે. એક એવી મહિલા કે જેને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલીવાર કોઈ મહિલા એક મેજોરિટી સાથે વેલફેરની મેમ્બર બની છે. એક એવી મહિલા જે યંગ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન, જે સમગ્ર ભારતભરમાં યુવાનોના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવતા યુવાનોની મદદ કરે છે, એ ફાઉન્ડેશનને ગુજરાતમાં રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કરે છે. તો એવી અમાની વાણિયાને આપણે મુલાકાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને એમની ભાષામાં એમના મંતવ્યો અને ગુજરાતની રાજનીતિની વાતને समझવાનો प्रयत्न કરીશું. तो अमानी वानिया, आपका स्वागत है हर्ष की बात यूट्यूब चैनल पर. अमानी, आपसे पहला और सीधा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जब से आप पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद से आपके जीवन में ये परिवर्तन कब आया, जब आपने तय किया कि मैं सामाजिक जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ और राजनीति में अपना कदम रखना चाहती हूँ? तो बचपन में अगर आपको ख्याल हो तो हमें बार बार ऐसे लिखते थे सारी लैंग्वेजेस में कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मारा सपनानु भारत, इंडिया 2020. तब अब्दुल कलाम जी की भी बुक थी, इंडिया ऑफ माय विजन. एंड तो ग्रोइंग अप हम उस फेज़ में थे जहाँ कहा जाता था कि हमारे देश के युवा ही हमारे देश का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. और एक बार मुझे याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा में थी, मैंने निबंध लिखा था मेरे सपनों का भारत. और तब टीचर ने आके क्लास में बोला था कि पहली बार मैंने किसी स्टूडेंट को ऐसे में 10 में से 10 नंबर दिए हैं. और वो जब ऐसे पढ़ा गया था, उसके बाद मुझे मेरे टीचर ने आके बोला था कि तुमने ये सब जो लिखा है वो कर पाना मुमकिन है, तुम्हें बस शुरुआत करनी है. तो आई थिंक पहली बार जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो तब 7वीं कक्षा में जब मैंने वो निबंध लिखा था, तब से था. ओके, तो ये मान सकते हैं कि अमानी वानिया को अपना विजुअलाइजेशन, अपनी जो काबिलियत या अपने आप को पॉलिटिक्स में आके कैसे सपने का भारत बनाना है, वो पहले से तय था. हाँ. और वही कि जब हम हमारे सपनों के भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे आमुख में लिखा है कि इट हैज़ टू बी सेक्युलर, इट हैज़ टू गिव पीपल वो लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी. पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कम होता जा रहा है, और वो एक फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ मुझ में नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मुझ में नहीं, ज़्यादातर युवानों में वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि उनके पास वो डिसेंट करने की जगह नहीं है, उनके पास वो पर्सनल लिबर्टी नहीं है. तो इसी वजह से पॉलिटिक्स में आने का या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन करने का मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. अमानी, जब आपने पहली बार तय किया कि आप यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, वेलफेयर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपने पहली बार लड़ रहे थे चुनाव, तो उसका कैंपेन कैसे संभाला? और आपने जब अपना इलेक्शन जीते तो बोला था कि मैं इस जीत को धर्मनिरपेक्षता की जीत बता रहे हो, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो आई थिंक कि जब लास्ट ईयर ये स्टूडेंट वेलफेयर इलेक्शन हुए थे, तब हमारे देश में युवानों के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम हो रहा था, जब CAA NRC प्रोटेस्ट में यंग पीपल वर टेकिंग द फोर फ्रंट. और उससे पहले जब आप बात करो कन्हैया कुमार, उमर खालिद आए थे, जब GNU फी हाइक प्रोटेस्ट हुए थे, तब पूरे देश में एक मैसेज गया था कि चाहे आप इस बात से, उनके एजेंडा से अग्री करते हो या नहीं करते, पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन में वो ताकत है कि आपके सामने 1000 माइक रखे जा सकते हैं और पूरा देश आपको सुनने के लिए तैयार है, या आप अपनी बात पूरे देश तक, अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हज़ारों मीडियम से पहुंचा सकते हैं. वो ताकत है स्टूडेंट्स में. तो वही एक
स्पिरिट के साथ हम CA/NRC प्रोटेस्ट में भी उतरे थे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये पॉलिटिकल कल्चर है, ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कमेंट्री नहीं करते। हमारे वोटर टर्नआउट रेट भी देश में सिग्निफिकेंटली कम है कंपैरिजन। तो तब हमने देखा कि कैंपसेस में स्टूडेंट के पास वो डिसेंट का स्पेस नहीं था। कहीं कहीं जगह IIM में या निरमा में, जहाँ कहीं भी हो रहे थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा वॉइड है और किसी को तो वो फिल करना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट ये वेलफेयर और सेनेट के इलेक्शन अनाउंस हुए और सारे लोगों ने अपना कैंडिडेचर फाइल करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे पास ये मौका है वो बदलाव लाने का। तो इनिशियली मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कंटेस्ट करूँगी, पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई जो लोग कंटेस्ट करने वाले हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा जो मेरा रिप्रेजेंटेशन कर सके सही मायनों में, एक एज अ स्टूडेंट और दूसरा एज अ फीमेल। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तो हमें ही उतरना पड़ेगा जंग में। ओके। और आपने CA और NRC की बात की, तो CA/NRC जब लागू हुआ तब उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका विरोध करने की जगह या उसको सामने आवाज़ उठाने वाले लोग दिन बर दिन कम होंगे। और जो आसाम में सबसे पहले वो जो शुरू हुआ था, जो मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन उसका मतलब जो BJP ने CA/NRC लाया, उसके खिलाफ विरोध हुआ, लेकिन आसाम के ओपिनियन पोल ये दिखा रहे हैं कि फिर भी BJP आसाम में जीत रही है। तो एक तरफ ये बात है कि लोग CA/NRC के बहुत खिलाफ है, उसके सामने आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कंडीशन है कि जिस स्टेट में वो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे वो पार्टी जीत रही है। तो उसके पीछे का रीज़न आप क्या मानते हो? थिंक एक के जब कोविड शुरू हुआ था तो अमित शाह ने अनाउंस किया था कि हम कुछ पीरियड के लिए CA/NRC को हॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो और तब कोविड के आने से कई सारे लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। ये तो हमें पहले से पता है कि हमारे समाज का जो प्रिविलेज तबका है वो तो पहले से ये कॉन्वर्सेशन में का हिस्सा ही नहीं था, और कोविड के आने से उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। जिन लोगों को CA/NRC आने से तकलीफ़ होगी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अब अपना एग्जिस्टेंस, अपना रोज़ी रोटी पे आ गई, रेदर देन समथिंग जो हमारे गृह मंत्री ने बोला था कि हाँ 1 साल बाद होगा। दूसरा कि आप देखें BJP का कैंपेन साउथ में, तो वहाँ के BJP के कुछ कैंडिडेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो CA/NRC को लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल नैरेटिव हर जगह चल रहा है कि BJP CA/NRC के साथ है या नहीं है। तो वो एक जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो है कन्फ्यूजन लोगों में। दूसरा, हमारे मीडिया चैनल्स वो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और CA/NRC से मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो लोग हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल लोग हैं। कौन? जिन लोगों का वो धार्मिक यादी में नाम नहीं है। दूसरा, महिलाएं जिनके, क्योंकि हमारे देश के जो मैरिज एक्ट वगैरह हैं उनकी वजह से उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है और उन्हें तकलीफ़ होगी। हमारा मज़दूर वर्ग जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, और ये सभी लोगों के पास अभी वो माइंड स्पेस ही नहीं है, वो लग्जरी ही नहीं है कि वो डिसेंट कर पाएँ। और जो सिविल सोसाइटी का जो रोल होना चाहिए ये मूवमेंट को सस्टेन करने में, तो पिछले 2 साल में हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी हैज़ फेल्ड अस टेरिबली। आपने जो बात की कि युवाओं को जो गैप है उसको फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन ये आदर्श चीज़ है या आदर्श बात है। लेकिन जब हम हकीकत पर नज़र डालने की कोशिश करें तो जो 17वीं हमारी लोकसभा इस बार है तो उसकी एवरेज एज 54 ईयर्स है। हमारे सिर्फ 12% सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। और इसे सांसदों में अगर आप नाम ढूंढना शुरू करोगे कि जिनके पिता, जिसके ग्रैंडफादर या जिसका कोई फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसे सांसदों की आप लिस्ट तैयार करना चाहोगे तो 2 या 3 या 5-6 नाम आपको मिलेंगे कि जो हमारे संसद में और जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये हमारी हकीकत दिखाता है। आदर्श चीज़ ये बताती है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन युवा
राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाएगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, उसका तरीका क्या होना चाहिए? तो हमारे देश में पॉलिटिक्स को लग्जरी बना दिया गया है। एक कि अगर आपके पास मैन पावर है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपके पास पैसा है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुद्दों पे या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, ये सारी बातों पे कभी चर्चा ही नहीं होती। दूसरा, इंफॉर्मेशन फ़्लो हमारे यहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं। अगर आज आपको जानना है कि आप लायक हैं या नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 10-15 आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी सही जवाब ढूंढने के लिए कि आपका इलेक्शन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। और ये सब सिखाने के लिए, ये सब एक एजुकेटेड कैडर बिल्ड करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि सारे करियर पॉलिटिशियंस हैं। उनको चाहिए कि हमेशा पावर उन्हीं के साथ बना रहे। और ये भी बात है ना कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपके आइडेंटिटी से नहीं होता, आपके विचारों से भी होता है। तो इन अ वे यूथ का सिर्फ वो एज ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देके बात करूँ तो हम बोलते हैं कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पर क्या 33% रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं। जब तक वो फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं आएगा गवर्नेंस में, तब तक आप 50% महिलाएं भी हो जाएगी पार्लियामेंट में, तो वो हमारी पॉलिसी में, वो हमारे गवर्नेंस में नहीं दिखेगा। सिमिलरली, अगर यंग लोग आ भी गए, आज भी हमारे पार्लियामेंट में है कुछ गिने चुने लोग जो 50 से 35 के एज ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातें सुनिए, वो बिल्कुल भी यूथ सेंट्रिक नहीं है। वो मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हवन करने से सॉल्व हो सकती है वो प्रॉब्लम। तो जब तक वो अप्रोच भी नहीं आएगा, वो एक एजुकेटेड वे ऑफ थिंकिंग नहीं आएगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, जैसे कि आईपेक प्रशांत किशोर ऐसी बात करते हैं कि वो युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप काम करती है, यंग इंडिया फाउंडेशन, तो वो कैसे काम करता है, वो जो इंस्टीट्यूशन युवाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो यंग इंडिया फाउंडेशन नॉन पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी भी पार्टी या आइडियोलॉजी के साथ नहीं जुड़े हुए। उसका एक ही मिशन है कि जो भी यंग इंडिविजुअल है, अगर वो पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहे, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमसे जितनी भी मदद हो पाएगी हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा यंग इंडिया फाउंडेशन एडवोकेसी फ्रंट पे भी मेनली बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम आरटीआईज़ फाइल कर रहे हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया जहाँ पे आजकल सबसे ज़्यादा लोग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे हम एडवोकेसी कर रहे हैं। तो एडवोकेसी फ्रंट पे काम करने के साथ साथ हम बूट कैंप्स करते हैं, जहाँ पे हम यंग लोगों को जो इंटरेस्टेड है, जो पोटेंशियल है कि जो आने वाले चुनावों में कंटेस्ट कर पाए, उनको हम सारी जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि आपका चुनाव का फॉर्म कैसे भरा जाए, वहाँ से लेके आपके बूथ मैनेजमेंट तक, ये सारा जो थ्योरी है, वो आपका थियोरेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग करने में हम आपकी मदद करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑन द ग्राउंड जब आप कंटेस्ट करने का, आप नॉमिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स आके आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट करेंगे। ओके। और क्या यूथ यंग इंडिया फाउंडेशन कोई भी कैंडिडेट को जिताने के बाद कोई जिम्मेदारी लेता है कि वो अच्छे से गवर्न करता है, या अपने जो हिस्से के लोग हैं, या अपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग आ रहे हैं, उनका प्रश्नों का जवाब वो देते हैं या अच्छे से गवर्न करते हैं कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी यंग इंडिया फाउंडेशन लेता है? यंग इंडिया फाउंडेशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है कि हम किन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे और किन कैंडिडेट्स को नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि अगर कोई पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, पर एज एन इंडिविजुअल उनकी जो बेसिक विचारधारा है वो तो नहीं बदलती। और जब हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं तो हम वही देखते हैं कि कैंडिडेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, हेट पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, और वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरफ या ह्यूमन डिसेंसी जो होनी चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं हमारे लीडर्स में, वो हो। ओके।
जो अभी अभी 2 दिन पहले गुजरात की विधानसभा से लव जिहाद का बिल जो पारित हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है एक महिला होने के नाते? थिंक कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को हम लीगलाइज करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि हम रेफ्यूजीज़ को हमारे देश में पनाह देंगे, और ये सारी बातें हम ये सोच के कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम, पर आप मुझे ये फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि मैं अपने लिए डिसाइड करूं कि मैं किससे प्यार कर सकती हूं, मैं किससे शादी कर सकती हूं। तो इसका जो एक डीप रूटेड इस्लामोफोबिया है हमारी सरकार में, वो तो रिफ़्लेक्ट होता ही है। वो तो पूरा इश्यू ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और मैं नहीं मानती कि मैं कभी भी उसको जस्टिफाई कर पाऊँगी। पर एक महिला होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि मेरी सरकार मेरा अपमान कर रही है, ये समझ के कि अगर मेरे पास वोटिंग राइट्स है, मतलब मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने लिए डिसाइड कर पाऊँ कि मेरा रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, और वही सरकार फिर आके मुझे बोलती है कि आप इतने भी समझदार नहीं हो कि आप ये डिसाइड कर सको कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपके लिए सही है या नहीं। तो ये ये सेक्युलर फ्रंट पे तो जितना प्रॉब्लमेटिक है ही, पर एक जेंडर बैलेंस्ड अप्रोच जो होना चाहिए गवर्नेंस पे, वहाँ पे भी वो इतना ही प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अब हम तीन मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आपको एक कम से कम शब्दों में उसका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आप पे ही पूछूंगा कि क्या आप 2027 में गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, उस पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? मे बी नॉट। ओके, हु विल बी नेक्स्ट पीएम आफ्टर नरेंद्र मोदी? ओह गॉड, anybody who believes in this idea of secular, I will accept him with open hand. ओके, Sorry, I will accept them as open hand. हमारा प्रीकंसीव नोशन है कि वो हिम ही होगा, तो वो निकल जाता है। ओवर भी हो सकती है। हाँ। क्या केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अगर जब तक वो अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्लियर नहीं करते, मैं चाहूँगी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। ओके, और बंगाल में कौन जीत रहा है? बंगाल की जनता को डिसाइड करने दें, पर मैं ये बता सकती हूँ कि ईवीएम तो बीजेपी के नेताओं की कार में है। लोगों के दिल कहाँ है, लोगों के वोट कहाँ है, वो तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो अमानी वानिया ने बहुत बड़ा गंभीर और गर्भित इशारा किया है अपने आखिरी जवाब में। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा टॉपिकों पे अमानी वानिया जो गुजरात की महिलाओं को या गुजरात के पॉलिटिक्स को या गुजरात के यूथ को और साथ के साथ अपने को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेटिव के दौर पे अपना काम निभा रही है, तो उनकी क्या सोच है, वो गुजरात की सब राजनीति के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उसको जानने का प्रयास किया। મને આશા છે, મને ઈચ્છા છે કે તમને આ ઇન્ટરવ્યૂ ગમ્યું હશે। જો આ ઇન્ટરવ્યૂ તમને ગમ્યું હોય તો આ હર્ષની વાત ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા પ્રતિભાવો આપો, અને આગલા ઇન્ટરવ્યૂમાં અથવા અમાની વાણિયાને હજી જો કોઈ સવાલ પૂછવા હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ પર તમે લખી શકો છો। અને ફરી એકવાર આપણે આવી રીતના ઘણા બધા વ્યક્તિત્વો સાથે આપણી મુલાકાત કરતા રહીશું। તમને આ વિડીયો ગમ્યો, તમે આ વિડીયો નિહાળ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમાની વાણિયા તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।